आज जिस शख्स से हम मिलने वाले हैं, उसने दर्द और तकलीफों को अपनी कामयाबी का ईंधन बनाया। हमेशा हंसते रहने वाले इस शख्स की मुस्कान के पीछे कई प्रेरणादायक कहानियां हैं, जिसे वो आज पन्नों पर उतारता है और अपने अखबार के जरिए समाज के कोने कोने तक पहुंचाता है। आइए मिलते हैं जगजीत सिंह दर्दी से। जरूरी नहीं जो खरे सोने सा है वो हमेशा चमके भी। जरूरी नहीं जो फकीर भटक रहा है मस्ती में वो गुम है कहीं। बरगद का बूढ़ा पेड़ तूफान में टूटकर बिखर जाए ये होगा नहीं, और वक्त का दीमक विश्वास की गहरी जड़ों को खोखला कर पाएगा नहीं। पर यह होगा जरूर कि राख से उठेगी चिंगारी और अंधेरों का सीना चीर कर निकलेगा उजाला, और घने जंगलों से निकलेगा रास्ता और उस पर चलेगा एक मतवाला। यूक्रेन में जंग चल रही है, मगर सूरज वहां अब भी उगता है, फूल वहां अब भी खिलते हैं, और इस पैंडेमिक के बाद में एक उदासी की पैंडेमिक का एहसास भी लोगों को होता है। उसमें आपने अपनी मुस्कुराहट को वैसे ही चमका के रखा है जैसे आप तस्वीर में नजर आते हैं। ये नैतिक पतन का एक दौर है जहां पर मॉरल डेकेडेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें जगजीत जी, सिख समुदाय ऐसे अंधेरे में क्या कर सकता है ताकि लोग जो यहाँ वहां भटक रहे हैं, कोई राह ढूंढ रहे हैं, उनको थोड़ी रोशनी नजर आए जिस पे वो चल पड़े हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के यही कहती है कि भैया अगर मैं अंधेरों से गुजर के निकला हूं तो यकीनन वाहिगुरु ने तुमको भी वही सब कुछ दिया है जो मुझे दिया है। तो बात शुरू करते हैं आपके उस अंधेरों से जहां से आप निकल के आए हैं। उन दिनों की बात जहां पर आप लकड़ी काटते थे, ऑटो रिक्शा में जाते थे। गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी का धर्म बख्शिश और कृपा का धर्म है, श्रद्धा का धर्म है, और यूनिवर्सल वेलफेयर के लिए हम डेली नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत का भला, ये हमारी प्रेयर है कि गुरु साहब ने हमें एक तो प्रभु का नाम जपने की, मेडिटेट करने की, दूसरा जो भी हम कमाई करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करके गरीबों में, चाहे वो लंगर की शेप में है चाहे किसी मदद की शेप में है, डिस्ट्रीब्यूट करके वन के शक्कर का। और फिर हमें हुक्म है किरत करो, काम करो, मेहनत करो। गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें ये बोला है कि 10 नख कर जो कार कमावे, तांते जो धन घर में आवे, तिसते गुरु दसों दो देई, सिंह सुजस वो जग में ली। जो भी हम मेहनत करके कमाएंगे उसमें से 10% दान करेंगे, और जो भी गुरु नानक का सिख गुरु साहब के इस आज्ञा को मानेगा उसके संसार में बहुत प्रसिद्धि मिलेगी। देखो, हम लकड़ी, उस समय लोगों के घर स्टोव भी नहीं थे, हीटर तो किसी के घर शायद ही हो, स्टोव भी नहीं होते थे, लकड़ी जलाते थे मोर देन 90% पीपल। तो लकड़ी लेके उसको कुल्हाड़ी से पाड़ के, ये मेरी उंगल भी काटी हुई है, मेरे मदर की भी उंगल काटी हुई है, हम लकड़ पाड़ के उसको बोरी में डाल के 10 किलो 15 किलो 20, उस समय शेर होते थे, तो ऐसे रिक्शा में डाल के फिर गली में आवाज दे के बेचते थे। लेकिन हमें कभी तकलीफ नहीं, मेरे गात्रे में कृपान होती थी और मेरी जबान में पाठ होता था गुरबाणी का, पाठ करते थे। लकड़ी पाड़ते समय भी परमात्मा का नाम, हाथ पांव से काम कर, चीत निरंजन नाल। तो इसलिए हमने दुख को भी सुख समझ के वो समय बताया परमात्मा की रजा में। कोई बात नहीं, लेबर करनी पड़ी है। मगर जगजीत जी, एक बात बताइए, ये आपके अंदर जोत कहाँ से दोबारा जागी? तो क्या उन दिनों में आपने कुछ ऐसा महसूस किया, कोई आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ
जिससे ये जो रोशनी जो आपके अंदर मैं महसूस करता हूँ, आपको छूने का दिल करता है, आपकी आंख में वो चमक है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, वो उन अंधेरों में, उन अंधेरे दिनों में जली थी क्या? गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी की दो वंश हैं, बेदी और सोडी। गुरु नानक देव जी बेदी थे और फिर उसके बाद सोडी वंश, पहले गुरु अंगद देव जी आए, फिर गुरु अमरदास जी आए। तो ऐसे सोडी वंश सारे ही गुरु जो हमारे थे बाद में सोडी वंश में से आए थे। तो जब सिखों का राज हुआ महाराजा रंजीत सिंह के समय में, उनका राज 1800 सन में शुरू हुआ और 1849 तक रहा। तो उन्होंने जो दो बेदी और सोडी थे, उनके जो वंशज उस समय के हाई अप्स थे, उनको किले बना के दिए, उनको रिस्पेक्ट दी। तो जो सोडी वंशज थी, उसके जो हाईएस्ट ऑफिसर थे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका नाम बापू बुद्ध सिंह जी है। अच्छा, तो ये ज्योत जो आपके अंदर जल रही है वो वहां से आई वहां है? से चल रही है। तो उसी ज्योत में से मुझे ये चढ़दी कला नाम मिला, क्योंकि चढ़दी कला जो है, हर सिख अर्ली मॉर्निंग सुबह प्रेयर में जब बोलता है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला। तो आपने हर मौसम में अपने आप को अपने इस मजहब की सोच से जोड़ के रखा। यस, लेकिन एक बात थी कि गुरु गोविंद सिंह जी जो हमारे 10वें गुरु थे, जो हम सुबह प्रेयर करते हैं उसमें बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई होना सहाय, क्योंकि गुरबाणी में लिखा है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। और गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला है, खालसे के हो सत सत संगा, कि मैं अपने सिखों के साथ हमेशा ही, मैं खालसे मैं हूँ करणवास, मैं अपने सिखों में ही रहता हूँ, उनके साथ ही रहता हूँ। वो सिख कौन है? वो सिख हैं जो गुरु की जो डिसिप्लिन बताया, मर्यादा, उसका पालन करते हैं, वो उसको प्यार करते हैं। जब मुझे पता है कि गुरु गोविंद सिंह जी मेरे साथ हैं जी, मैं सुबह उठ के जो गुरु साहब का ऑर्डर है 5 वाणियों को पाठ करता हूँ। वो तो आज तो करते हैं, मगर उन दिनों उस समय भी करता उस था। समय भी उस समय भी करता जब था। आप तकलीफ में थे, बहुत, उस समय मैंने कभी मिस नहीं किया। तो पार्टीशन जब हुआ था, जब पार्टीशन तब भी करते थे। तो आपका गांव सुना जला दिया गया था। हमारे जो कोहटा सिटी है, उसके में जितने भी सिखों के घर थे, हिंदुओं के भी, सब जला दिए थे। नॉट इवन सिंगल वाज सेव्ड। तो वहां से सफर शुरू हुआ। वहां से सफर शुरू हुआ। हजूर साहब हमारा 5वां तख्त है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत समाये थे। जी, वहां से 3 लोग आए। पहले तो आए बाबा बंदा सिंह बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी ने ब्लेस करके भेजा। वो बैरागी साधु थे। एक बैरागी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितना बड़ा सोल्जर होगा कि पूरी मुगलिया सल्तनत, मुगल राज को खत्म कर दे और सिख राज कायम कर दे। तो बैरागी ही सोल्जर हो सकता है सही माने में। बैरागी भी हो सकता है, हर जात का, गरीब आदमी, छींबा, शेड्यूल कास्ट, सब हो सकते हैं। जब वो गुरु गोविंद सिंह जी उनको अमृत छिका देते हैं तो सब एक जैसे हो जाते हैं। मानस की जात सब है, एक ही पहचान वो। और ये भी गुरु नानक साहब ने बोला, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जब या कौन भले कौन बंदे। इसलिए हमें ये पता है कि प्रभु परमात्मा एक है, वो सच्चा है। तो ऐसे क्या हुआ कि संत अत्तर सिंह जी हजूर साहब चले गए, वहां उन्होंने मेडिटेट किया, उनका गुरु गोविंद सिंह से मिलाप हुआ और गुरु गोविंद सिंह जी ने ब्लेस करके हमारे घर भेज दिया, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के पास। ही वाज 127 years of age. It is documented. I have all the documents. 127 years. Yes, yes. और संत अत्तर सिंह जी ने हमारे घर के बाहर जहाँ एटॉमिक प्लांट है, वहाँ हिल्स में एक केव थी, वहाँ उन्होंने 3 बरस, एक साल एक सिटिंग में, 6 महीने, 3 महीने, ऐसे उन 3 बरस उन्होंने मेडिटेट किया वहाँ। तो उन्होंने ही ट्रांसफॉर्मेशन की, खालसा पंथ की। एंड लाखों की गिनती में नॉन सिख बन गए, क्योंकि 1 करोड़ थे महाराजा रंजीत सिंह के समय। 1890 की सेंसस में सिर्फ 15 लाख, 85 लाख सिख ईसाई बन गए, पतित हो गए, सिख छोड़ गए, सिर्फ 15 लाख रह गए। तो बहुत समय ऐसे आए हमारी कौम में जब मुगलों ने अनाउंस कर दिया कि सिख खत्म हो गए, लेकिन सिखों को कोई खत्म नहीं कर सका। ऐसे अंग्रेजों ने भी एक दफा किया था नियर अबाउट 1882 में। हाँ, सुना कि और गोल्डन टेम्पल की भी ऑक्शन रख दी थी। की बात की। यस, लेकिन उस समय प्रभु की कृपा हो गई। एक अजीब बात है कि आप ऐसे एक स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं, एंड आपने कहा कि यू आर ब्लेस्ड, मगर आप पे फिर सालों बाद आरोप लगता है कि आपने अपने ही मजहब की बेअदबी की है। हमारे जो गुरु थे जी, जैसे गुरु नानक देव जी थे, जब उन्होंने अपनी गद्दी देनी थी, अपने बच्चों को नहीं दी, उन्होंने एग्जाम लिया पहले। जितने भी सिख लोग थे उस समय, उनके अच्छा, शिष्य थे, हाँ। उनका एग्जाम लिया। उनमें जो पास हो गया, उन्होंने नहीं देखा एक बेदी है या मेरे बच्चे हैं, नो, उन्होंने
गुरु अंगद देव जी जिनका नाम भाई लैना जी था, हाँ। उनको गद्दी दे दी। ऐसे ही प्रभु ने मेरा भी एग्जाम लिया। क्या किस्सा था बताइए। ये है कि मैं प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए, वहाँ इंडिया का सबसे पुराना कॉलेज है महिंद्रा कॉलेज, उम्र कितनी थी आपकी? उस समय मेरी उम्र थी 15 साल। तो मैं प्री इंजीनियरिंग में दाखिल होने के लिए गया था 1965। तो प्री इंजीनियरिंग में मैं एडमिशन जब प्रॉस्पेक्टस लिया तो साथ ही गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा है हिस्टोरिकल, तो मैं और एक मेरा साथी हम दोनों चले गए स्टूडेंट। तो वहाँ गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई थी। तो मेरे फादर सेक्रेटरी थे अकाली जत्था के और मैं सिक्स फ्रंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट था उस समय। तो मैंने आके उनको बताया तो उन्होंने हमने सबने प्रोटेस्ट किया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल विद ब्लैक फ्लैग्स। तो शाम को नेक्स्ट डे हमें अकाली जत्थे के प्रेसिडेंट को भी, मुझे भी अरेस्ट कर लिया कि हम अकालियों पे ब्लेम लगा देंगे कि ये आप ही करते हैं, आप ही शोर बचाते हैं। तो आफ्टर दैट क्या हुआ, हमारा 22 डेज का पुलिस रिमांड ले लिया और हमें अमृतसर इंटरोगेशन सेंटर में कैद कर दिया और मुझे टार्चर भी किया उन्होंने बहुत ज़्यादा। तो अगर मुझे पुट्ठा टांग दिया या मुझे गोली मारने लगे या बर्फ़ पे लटा दिया या मारपीट करते हैं, टार्चर करते हैं, तो मैं रोया नहीं। ना मैंने कोई झूठा बयान दिया, ना मैंने कोई माफ़ी मांगी, और मैं बिल्कुल मरने से मेरा डर ख़त्म हो चुका था। क्योंकि जब प्रभु का नाम लेता है इंसान ना, तो मौत का डर खत्म हो जाता है। तो जो हमारे दूसरे प्रेसिडेंट थे अकाली जत्था के, उनको भी टार्चर किया। तो जब हमारी जमानत नहीं होती थी तो सरदार भगवंत सिंह जो नवजोत सिद्धू के फादर थे, इन्होंने मेरी फिर बेल करवाई थी और मुझे अपना बेटा बना के अपने घर ही रख लिया कि मेरे पे बहुत और भी झूठे केस बना दिए थे पुलिस ने। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मार देंगे पुलिस वाले, या झूठे केस डालते रहेंगे, तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, तुम मेरे घर ही रहो। नवजोत की उम्र उसमें 1.5 साल की थी। तो नवजोत के फादर भगवंत सिंह जी एडवोकेट जनरल बने पंजाब के, तो मैं सारे केसों में बरी हो गया क्योंकि झूठे केस थे। तो वहां से आप कुछ लेकर आए हैं, वो आपको लगता है वो आपकी परीक्षा थी? वो मेरी परीक्षा थी। उसके बाद फिर 1965 की पाकिस्तान वार शुरू होने वाली थी। तो उस समय गुरु ग्रंथ साहब की जैसे अभी बेदबी हुई है, उस समय जो गोल्डन टेम्पल का सरोवर है, अमृत सरोवर, उसमें भी सिगरेट और तंबाकू फेंका जाता था। और उस समय जितना बॉर्डर एरिया है वहाँ भी गुरु ग्रंथ साहब की जो वॉल्यूम्स हैं इनको जलाया जाता था। बहुत इंसिडेंट हुए थे। तो आफ्टर दैट क्या हुआ कि सर भगवंत सिंह जी, आज़ाद हिंद फौज में रहे थे, वो भी फ्रीडम फाइटर थे। तो उन्होंने मुझे फ्रीडम फाइटर की सारी मूवमेंट की बात सुनाई कि हिंदुस्तान में जितने भी न्यूज़पेपर शुरू हुए हैं, ये सारे एक आज़ादी की भावना में, देशभक्ति की भावना से या धर्म के जज्बे में से पैदा हुए हैं। और वो प्रेसिडेंट भी थे कांग्रेस के। तो कांग्रेस की जो उनकी गतिविधियां, मैं डेली उनकी खबरें जो हैं मैं लिख देता था। क्यों, मैं 1960 में जब अरेस्ट हुआ पंजाबी सुबह मूवमेंट में, तो मैं 30 स्टूडेंट्स के साथ गुरुद्वारा दुखवान साहब पटियाला में है, वहाँ से डेली वॉलंटियर जाते थे शाम को और अरेस्ट के लिए अपने आप को पेश करते थे। तो एक 22 जून 1960 को मैं भी स्टूडेंट 30 लेके मैं भी जेल चला गया, अरेस्ट हो गया था। तो आफ्टर दैट मैं डेली खबरें भी लिखने शुरू कर दी थी। उस समय जो मूवमेंट चल रही थी उसको पंजाबी सुबह मोर्चा बोलते थे। तो मैं भी डेली खबरें लिखने लग गया वहाँ। वहां से जन्म हुआ इस मीडिया, हाँ, यस, ये मीडिया जायंट जो बैठा उस मोर्चे में से जन्म हुआ। तो वहां से वो अंधेरों से निकल के आई है ये रोशनी। यस। और जब भगवंत सिंह जी को पता था कि ये लड़का पहले भी जेल गया है 1960 में, तो उन्हें मुझे कहा बिल मुकाबल तोप हो तो अखबार निकालो, अभी पुलिस तुम्हें मार देगी, रोल देगी, तुम अखबार निकाल लो। तो पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत, यस, यही आपकी एक फोकस्ड लड़ाई है कि किसी तरह सबसे पहले तो पंजाबी लैंग्वेज की थी। आज की लड़ाई की मैं बात करूंगा, पंजाबी लैंग्वेज को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी। और माय फादर वाज ए फ्रीडम फाइटर। उन्होंने 1945 में एयरफोर्स में बगावत की थी अम्बाला में। और आफ्टर दैट जब आज़ाद हो गया हिंदुस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैंग्वेज बेसिस पे सारे इंडिया में स्टेट्स बना दी, लैंग्वेज के बेसिस पे, लेकिन पंजाब को नहीं बनाया पंजाबी के बेसिस पे। सिखों ने फिर मूवमेंट्स चलाई 51 से लेकर 66 तक। तो मेरे फादर और सरदार त्रिलोचन सिंह जी मेंबर पार्लियामेंट जो थे, जी। चेयरमैन मैंने, ये दोस्त थे। फिर दोनों ने 51 में स्ट्रगल में अरेस्ट दी थी 51 में। और उसके बाद जितने भी सिखों के मूवमेंट्स चली, सब में त्रिलोचन सिंह जी भी और मेरे फादर भी इकट्ठे अरेस्ट होते रहे। क्योंकि पार्टीशन में हमारा बहुत नुकसान हो गया, हम रिफ्यूजी बन के आगे दो कपड़ों में, हमारे पास कुछ नहीं था। यहाँ आगे हमको फिर स्ट्रगल करना पड़ा, तो हमारा तो सब कुछ बिक गया। एक और बात बताइए, क्या ये आपके खून में है? क्योंकि आपके पिताजी की, ये हमने एक इंसिडेंट सुना है पिताजी का कि उन्होंने दिल्ली के लाल किले में नेहरू जी जिनका तेज, जिनकी स्टेटस, जिनका स्टेचर तो बिल्कुल बादशाहों जैसा था,
उनके हाथ से माइक छीन लिया था। यस, जब 1960 में 12 जून 1960 दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहब, वहाँ से मूवमेंट शुरू हुई। सबसे पहले प्रोटेस्ट वहाँ हुआ, पंजाबी सूबा मूवमेंट दिल्ली से शुरू हुई, तो मेरे फादर भी वहाँ थे। तो जो डिक्टेटर थे उस समय मोर्चा के, उन्होंने, मेरे फादर वाज, ही वाज क्वाइट यंग देन, 30 इयर्स ऑफ एज, तो उन्होंने कहा कि भाई 15 अगस्त को लाल किला पे आपने जाना है और ये प्रोटेस्ट करना है। वो 28 अपने साथियों के साथ लाल किले पे चले गए, और जब पंडित नेहरू जी बोलने लगे, उनका माइक पकड़ के उन्होंने स्लोगन लगाया, पंजाबी सूबा जिंदाबाद, और दूसरा बोला, बोले सोनिहाल। वो रेडियो पे मैंने आज भी सुना, मेरे कानों पे गूंजती आवाज, अपने फादर की आवाज। हाँ, तो मेरे जो फादर बोले वहाँ अरेस्ट हो गए। हाँ, सत श्री अकाल। मेरे फादर वहाँ अरेस्ट हो गए, तिहाड़ जेल में बहुत लंबा समय रहे और वो। उसकी गूंज, अरेस्ट हो गया मगर गूंज आज भी यहाँ है, आज भी देखिए। आ रही है। और फिर आफ्टर दैट 22 जून 1960 को मैं भी अरेस्ट हो गया। आफ्टर 10 डेज मैंने तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, कम्युनल हार्मनी के लिए, अपने सिखों में पेट्रियटिज्म की भावना पैदा करे, मैंने सारी उम्र काम किया है। मैं एक आपको बात बताता हूँ, गोयनका जी इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे 1986। डॉक्टर राम तनेजा टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे के एमडी थे। प्रवीण भाई जी जन्मभूमि अखबार वाले, ये सारे लोग, जिनको पता था कि सिख टेररिस्ट नहीं है, सिख वकवादी नहीं है, सिख देशभक्त हैं, सिखों ने देश के लिए कुर्बानी की है, इनको पता था। तो इन्होंने मुझे बुलाया एक्सप्रेस टावर में बॉम्बे 1986, मेरे साथ बात की, और सीए नारायण साहब थे इनके एडवाइजर, कि ये बहुत गलत काम हो रहा है, सारे मीडिया में सिखों को ऐसे बदनाम किया जा रहा है। तो डॉक्टर राम तनेजा सिंधी थे, उनके घर भी गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश था, गुरबाणी को मानते थे। और गोयनका जी का आपको पता है जी, वो तो बहुत इंडिपेंडेंट ख्यालों के मालिक थे। वो कहते ये बहुत जुल्म हो रहा है तुम्हारे साथ। तो जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है उसमें पिछले 75 ईयर्स हो गए थे उस समय, तो कोई भी पंजाबी का अखबार या सिख मेंबर नहीं बना उसका, कोई भी। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रिंट मीडिया की बॉडी है, इसमें आपको नॉमिनेट करते हैं, आप हमारी कमेटी में आ जाओ एग्जीक्यूटिव में, और हमें भी पता चलेगा, हम सिखों के बारे करेंगे, ये गलत काम हम बंद करवाना चाहते हैं, और सिख मेन स्ट्रीम में रहे हैं, इसमें देश का भला है। मैं आज भी 36 वर्ष से इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। तो 93 में नरसिम्हा राव जी ने मुझे फ़ोन करवाया अपने पीएम ऑफिस से कि मिस्टर दर्दी, हमने आपको सिलेक्ट किया है, हमारा जो मीडिया डेलीगेशन है उसको हम आपको परमानेंट मेंबर बना रहे हैं, अकम्पनिंग मीडिया जो प्राइम मिनिस्टर के साथ सारी वर्ल्ड में जाता है। देखो, अर्जेंटीना वन ऑफ द फार्देस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ब्यूनस आयरेस, और एक आप जहाज में, और लोगों ने समझा कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। और वाजपेयी जी आ गए, सारी वर्ल्ड में मुझे साथ लेके गए। जब अमेरिका मुझे लेके जाते थे शुरू में 98 में, जब मैं गया वाजपेयी जी के साथ, तो हम चले गए यूएनओ में। तो यूएनओ में बाहर सिख लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने काले कपड़े डाले हुए थे, हजारों की गिनती में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ एक स्क्वायर बना हुआ है जहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, और यूएनओ में एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ खड़ के आप देख सकते हैं। तो अशोक टंडन थे ओएसडी प्रेस वाजपेयी जी के। तो जब उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन देखा, तो साथ ही एस्टोरिया होटल है बाहर, उस होटल में हम रुके हुए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो अशोक टंडन भागे हुए आए कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने कमरे में बुलाया है। मैं चला गया तो मुझे बोलते, ये सिख मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, मेरी बात करो इनसे। तो मैंने 50-60 लोगों से उनकी मीटिंग अरेंज करवा दी। उन्होंने कहा जी हमारी वीज़ा प्रॉब्लम्स हैं, हमारे साथ सेकंड ग्रेड ऐसे करते हैं, हमारी ब्लैक लिस्ट बनाते हैं। वाजपेयी बोले, मैं सिखों का वेल विशर हूँ, मैं कभी भी सिखों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन मैं टॉलरेट नहीं करता। तो उन्होंने मान ली सारी मांगे। फिर हम चले गए 2002 में वाजपेयी जी के साथ, तो रेड कारपेट वेलकम दिया क्लिंटन साहब ने व्हाइट हाउस में, तो 31 तोपों की सलामी व्हाइट हाउस में। तो मेरी उन्होंने इंटरव्यू भी अरेंज करवाई, मैं आई इंटरव्यूड क्लिंटन साहब। तो मुझे कहा कि यहाँ अमेरिकन सिख हैं, इनके साथ मेरी मीटिंग करवाओ। तो मैंने अमेरिकन सिखों की वर्जीनिया में कॉलोनी है वाशिंगटन के नज़दीक, तो मैंने वहाँ मीटिंग करवा दी उनकी। वहाँ उस समय योगी हरभजन सिंह जी सिखों के लीडर थे, अमेरिकन सिखों के, और उनको देख के बहुत खुश हुए वो। तो इतने खुश हुए कि एक डिप्लोमेटिक समिट था वाशिंगटन में, जिसमें 2 लोगों ने स्टेज पर बैठना था, क्लिंटन साहब ने और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने। तो वाजपेयी जी ने क्लिंटन साहब को कहा कि मैं अमेरिकन सिखों के ये लीडर हैं, इनको भी साथ बैठाना चाहता हूँ। हाँ। तो 3 लोगों को स्टेज पे इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक समिट पे योगी हरभजन सिंह को उन्होंने साथ बैठाया। अच्छा, अब बताएं, आखिरकार मैं सवाल पूछता हूं कि इस दौर में कहीं पर समझ नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है।
और एक मॉरल डेकेडेंस जिसको बोलते हैं, नैतिक पतन, इसमें आप क्या कहेंगे हमारे मुल्क के नौजवानों को कि कैसे उम्मीद बरकरार रखें? क्योंकि पैंडेमिक के बाद में सिर्फ माल जान का नुकसान नहीं हुआ है, कहीं पर उदासी ऑल ऑल परवेजिव है। चारों तरफ लगता है कि ये कोई छुपाता है, कोई छुपा नहीं पाता है। तो ये आने वाले कल में कि हमें साथ मिलके ही एक एक ईंट रख के ये दुनिया को दोबारा खड़ा करना होगा, उसमें आपकी बहुत सीधी क्या एडवाइस है? मैं इसको 3 कैटेगरीज में बांटता हूँ। जी। एक तो सबसे पहले प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया अगर देखो तो ये सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी डाउन हुआ है, लेकिन जो प्रिंट मीडिया की क्रेडिबिलिटी है, वो जो उसमें अपनी भावना है, अपने फर्जों की, वो उसने बचा के रखी है। क्योंकि मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी 2000 में मेंबर बन गया था और 3 टर्म्स में रहा हूँ। इंडिया में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की गारंटी है वो प्रेस काउंसिल है। तो जो प्रेस काउंसिल का कुंडा है प्रिंट मीडिया पे, वो अभी भी है। प्रिंट मीडिया में आप देखेंगे कि जो खबर छपती है वो जिम्मेवारी से छपती है। तो अब भी वो है, अब भी है। There is hope. यस यस। दूसरा जो बिकाऊ मीडिया है वो प्रिंट में भी है कि वो येलो जर्नलिज्म या वन साइडेड स्टोरी देते हैं, वो दैट इज देयर, लेकिन इवन देन इट इज बेटर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काफी ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी है। सोशल मीडिया में बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया में जो गलत काम हो रहा है कि आज हर आदमी जर्नलिस्ट बन गया जिसके हाथ में मोबाइल है, वो जो वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज लाइफ की, हमारे बच्चों में आगे नहीं होंगी जो हमारे में है। जगजीत जी, आप खुद तकलीफ से गुजरते हैं, मगर आप अपने जहन को वहीं पाक साफ रखते हैं जहां से आपके बड़ों ने अपना सफर शुरू किया था। आपके साथ इतना जुल्म होता है, आप बिकते नहीं हैं, आप डरते नहीं हैं। क्या ये सच नहीं है कि अगर व्यक्ति में कहीं पर उजाला होगा तो समाज में होगा, अगर व्यक्ति में ही अंधेरा हो जाएगा तो समाज में अंधेरा होगा? तो वो दिया कैसे जला कर रखें? ये भट्ट साहब बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, किसी के बस का काम नहीं है ये। क्योंकि अभी इतना ओपन हो गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कि आप किस किस को कैसे कैसे सीधे रास्ते पर लेके आओगे। तो अंधेरा गहरा है और इसकी रोशनी, इसमें रोशनी हम ही जलाएंगे। ये तो जलाने के लिए भी आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स इकट्ठे बैठ के देखो कि ये कैसे बचेगा। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो ओबीडियंस, माता पिता की सेवा की, माता पिता की आज्ञा मानने की, वो भी खत्म हो रही है। बच्चे बिल्कुल मॉरल वैल्यूज से दूर जा रहे हैं। कोई मंदिर गुरुद्वारा में जाके पाठ पूजा करने को तैयार नहीं बच्चा, कोई न्यूज़पेपर पढ़ने को तैयार नहीं है। ये सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूशंस भी बेबस हो गई। अभी किसी के पास टाइम ही नहीं सिमरन करने का, मोबाइल छोड़ने का किसी का दिल नहीं कर रहा। ये कैसे होगा? किस किस को हम करेंगे? तो बड़ा कहीं पर लगता है कि बात आखिरकार यही है कि आदमी जब रास्ता भूल जाए तो शायद, या जंगल में खो जाता है तो फिर वो वहीं जाता है जहां से सफर शुरू किया था उसने। बिल्कुल ठीक है। कहीं देखो पर आपको वहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, गुरबाणी में बहुत क्लियर लिखा है कि मन लोचे बुराइयां, इंसान का जो माइंड है बुरे पास से एकदम जाएगा। गुर शब्दी ए मन होड़िए। अगर जो परमात्मा का नाम है वो ही हमें बचा सकता है, लेकिन इन बच्चों को परमात्मा के नाम के लिए दोबारा कौन जोड़ेगा, कैसे जोड़ेगा? कोई रास्ता ही नहीं है। आप जोड़ेंगे, हम तो चलो जोड़ेंगे, हम ये तो मुस्कुराहट जोड़ेगी, हाँ। आपकी ये जो रोशनी जो है इस वक्त मैं महसूस कर बट रहा हूं। दैट विल बी लिमिटेड। मैं कितने लोगों तक अप्रोच कर लूंगा जो मेरा टीवी देखते हैं या मेरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? ये तो करोड़ों में है दुनिया, और मेरा तो सर्कल बहुत छोटा है, लेकिन मैं करता रहूंगा। हाँ। मेरा लाइफ का यही एम है कि गुरबाणी इस जग में चानन कर्म वसै मराए। जो रोशनी की बात कर रहे हैं ना, हाँ। ये सिर्फ गुरबाणी में है। ये गुरबाणी की बात जो है, ये आपको अगर समझ आ जाए कि इस दुनिया में अगर कोई लाइट हाउस है तो वो गुरबाणी है, जिसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड 36 संतों भक्तों की बानी है। कोई महाराष्ट्र से है, कोई राजस्थान से है, कोई यूपी से है, सब डिफरेंट स्टेट से हैं। वहां कोई फर्क नहीं है। तो आज भी अगर हमारे पास कोई होप है तो वो सिर्फ गुरबाणी की है। तो उस लाइट हाउस की रोशनी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया जगजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तेरा तोल के नाम गुरु का बोल के तूने नानक नाम बड़ा किया, नानक नाम बड़ा किया।
तेरा तेरा तोल के नाम गुरु का बोल के तूने नानक नाम बड़ा किया, नानक नाम बड़ा किया। चल के गुरु के ग्रंथ की राह पे लेके नाम वाहे गुरु का, जीवन सेवा में रात दिन लगा दिया लेके नाम वाहे गुरु का। शुक्रिया तेरा शुक्रिया नानक दे पुत शुक्रिया।